अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुर्की में हालिया एक ज़िलज़िला आया है और जिसके बारे में आपने बहुत कुछ ख़बरों के अंदर भी पढ़ा होगा। इसके कुछ ऐसे पहलू हैं जिनके ऊपर रोशनी डालनी बहुत ज़रूरी है और एक आम आदमी के लिए भी इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें समझना बहुत ज़रूरी है। 7.3 मैग्नीट्यूड का तकरीबन ये ज़िलज़िला था और करीबन 30 से 40 हज़ार के करीब इमारतें तकरीबन 45 सेकंड के दौरान एकदम मलबे का ढेर बन गई हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में इस बात के ऊपर यानी बहस हो रही है कि 7.3 जो अच्छा बड़ा यानी समझें कि इस मैग्नीट्यूड है, मगर उससे इस कदर तबाही नहीं होती जिस कदर तबाही तुर्की में हुई है। यानी करीबन 30 से 40 हज़ार के करीब इमारतें यकदम ज़मीन बोस हो गई हैं और बहुत कुछ इसके ऊपर लिखा जा रहा है और इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। तारीख़ी तौर पे आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि 1900 यानी तकरीबन 1999 में जो तुर्की के अंदर हुकूमत थी, जब तुर्की में एक यानी ज़लज़ला आया था तकरीबन 7.0 मैग्नीट्यूड का, तो बड़ी समझ लें कि तुर्की के अंदर तबाही हुई थी और बड़ा उससे नुकसान हुआ था और हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया था। और तनकीद का निशाना जो है वो मेनली ज़्यादातर उर्दुगान की तरफ से बनाया गया, जो उस वक्त अपोजिशन में थे, और उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी शोर शराबा किया और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तुर्की की उस वक्त की जो हुकूमत थी वो गैर मकबूल होना शुरू हुई और उर्दुगान साहब जो है वो मकबूल होना शुरू हुए। तो ये तुर्की का जो 1999 का समझ लें कि ज़लज़ला था, वो उर्दुगान साहब की बुनियाद बना। और आज 22 साल बाद भी, जब उर्दुगान साहब को हुकूमत में तकरीबन 20 साल हो गए हैं, तो ये वो यानी समझ लें कि ज़लज़ला ही है जो उर्दुगान साहब पर इस वक्त तनकीद का सबब बन रहा है। 20 सालों के यानी दौरान उनके ऊपर बहुत सारी बातें कही गई, उनको सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। बहुत सारे ऐसे हवाले हैं कि उन्होंने तुर्की का जो यानी तशख़्ख़ुस था उसकी इस्लामाइजेशन की और नेशनलिस्टिक किस्म के जो नारे हैं उनके पीछे अपनी तमाम बस गंदगी छुपाने की कोशिश की। इस किस्म की बातें उनके ऊपर तुर्की की अपोजिशन और इसके अलावा जो बाकी दुनिया है उसके अंदर ये बातें कही जाती रहीं। इनफैक्ट सच्ची बात यह है कि 2008 के अंदर उर्दुगान साहब की ही हुकूमत के अंदर इस बात के बारे में एक सलाही अमल बनाया गया था कि एक कोड ऑफ कंडक्ट लेके आएंगे ताकि तुर्की के अंदर जो इमारतें हैं वो ज़लज़ला प्रूफ बने। और 2017 में फिर दोबारा उसी कानून को मज़ीद सख्त कर दिया गया। मगर हैरत अंगेज़ तरीके से 2018 और 19 में जब उर्दुगान की हुकूमत को महसूस हुआ कि उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा यानी तनकीद हो रही है और उनकी गिरफ्त जो है ना हुकूमत के ऊपर कमज़ोर हो रही है, तो उन्होंने इस कानून के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ करके इसको काफ़ी हल्का कर दिया, जिसकी वजह से बिल्डर्स जो थे उनको एक खुली छुट्टी मिल गई। उन्होंने 2 से 3 सालों में, 4 सालों में जितनी इमारतें अभी आपके सामने जो आपको वहाँ पे दिखाई दे रही हैं, उनमें तकरीबन 90% वो इमारतें जो कि पिछले 2 से 3 सालों में, 4 सालों के दौरान बनी। क्योंकि जब उर्दुगान साहब को लगा कि उनका इस्लामिक जो वो यानी इस मॉडल है वो किसी हद तक कलैप्स कर रहा है और यानी मतलब नेशनलिस्टिक जो उनका मॉडल है वो भी कलैप्स कर रहा है, तो उनकी नज़र में अपने आप को हुकूमत में रखने का एक और तरीका यही उनके सामने आया कि वो डेवलपमेंट जो मॉडल है उसके ऊपर वो अपने आप को हुकूमत में रखें। तो एक बूम उन्होंने दिया पूरी यानी तुर्की के अंदर कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री है। जिस तरीके से कि आप देखते हैं कि इमरान खान को भी उसी किस्म का एक जिन भूत जो है वो अपना यानी सूझा था कि कंस्ट्रक्शन का जो बूम है उसके ज़रिए ये तमाम जितनी हमारी इंडस्ट्री है उसको अपना यानी उसका जो पहिया है उसको यानी चलाया जाए। ये अच्छी बात है और ये एक आजमूदा फार्मूला है, मगर उसके लिए मुल्क के अंदर मजबूत कवानीन का होना ज़रूरी है ताकि जो भी इमारतें बनती हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, वो इंतहाई मजबूत हों, शानदार हों, उनसे लोगों को नुकसान कम से कम हो और उसके अंदर जो जदीद तामीर के जो तकाज़े हैं उनको मलहूज़ खातिर रखा जाए। तो 2018 के बाद उन तमाम चीज़ों को मलहूज़ खातिर नहीं रखा गया, इसीलिए ज़्यादातर वो बिल्डिंगें जो कि 2010 में बनी, यानी 12 में बनी और 15 में बनी, वो किसी हद तक अपनी जगह मौजूद हैं, जबकि 2018 के कवानीन में तब्दीली के बाद बनने वाली तमाम जितनी इमारत हैं वो ज़मीन बोस हो गई हैं। अब ये इस वक्त उर्दुगान हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। साथ साथ आप इस चीज़ को समझने की भी कोशिश करें कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी कि कल अगर इमरान खान हुकूमत में आते हैं,
इक़्तिदार में आते हैं तो वो इसी मॉडल को अप्लाई करेंगे। उस मॉडल के अंदर क्या खामियां हैं, क्या मसाइल हैं, वो सब तुर्की की शक्ल में आपके सामने आ चुके हैं। वो एक नेशनलिस्टिक किस्म का थीम लेके आएंगे, उस थीम के अंदर हम कुछ अर्सा गुजारेंगे। उसके बाद क्या होगा, अल्टीमेटली उस थीम के अंदर से हवा निकलना शुरू हो जाएगी। फिर हम किसी दूसरे इस मॉडल की तरफ जाएंगे और उस मॉडल के फिर अपने नुकसान होंगे। तो इसलिए वो तमाम ममालिक और रियासतें जो मजबूत बुनियादों के ऊपर अपनी पेशबंदी नहीं करती, उन्हें इसी किस्म के नुकसानात का जो है वो सामना करना पड़ता है। अगर आप ये देखें 7.3 एक बड़ा मैग्नीट्यूड है, मगर जापान के अंदर 9.3 का ज़लज़ला भी आता है। जब कोई ज़लज़ला 7.3 से 7.4 की तरफ जाता है तो वो एक दर्जा या एक जो पॉइंट है वो नहीं बढ़ता, बल्कि उसका मल्टीपल बढ़ जाता है। उसका असर तकरीबन आप समझें यानी 2 गुना हो जाता है। मैं आपको उसको इस तरह समझाऊं कि 7.3 का ज़लज़ला जो है वो 7.5 के ज़लज़ले से कहीं छोटा ज़लज़ला होता है। उसका नुकसान तकरीबन यानी आप समझ लें कि 1 गुना 2 गुना कम होता है बनिस्बत 1-2 दर्जे, या आप समझ लें कि आशारिये बढ़ने से ज़लज़ले का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी तबाही बहुत बढ़ जाती है। तो 7.3 को आप जापान के अंदर आने वाले 9.3 से कंपेयर करें तो आपको उस किस्म के नुकसान जापान के अंदर दिखाई नहीं देंगे जो आपको उससे कहीं कम के ज़लज़ले के नुकसान आपको तुर्की के अंदर दिखाई दिए। उसकी मिसालें आप यूँ देख लें कि अगर एक ज़लज़ला हैटी में आता है जहाँ पर करप्शन है, ठीक है, तो वहाँ पर आप नुकसान का अंदाज़ा करें कितना ज़्यादा है। एक ज़लज़ला पाकिस्तान में आता है जहाँ पर करप्शन है, तो वहाँ पर आप नुकसान का अंदाज़ा करें वो कितना ज़्यादा है। और एक ज़लज़ला जापान में आता है या अमेरिका में आता है तो वहाँ पर जो नुकसान हैं वो कहीं ज़्यादा कम होते हैं। सेम मैग्नीट्यूड के साथ भी एक जैसा ज़लज़ला होता है मगर उसके नुकसान बहुत कम होते हैं। तो जो अक्सर का ज़लज़लों के अंदर लोग मरते हैं वो ज़लज़ले की वजह से नहीं मरते, वो करप्शन की वजह से मरते हैं। यही करप्शन थी जिसके ऊपर 1999 के ऊपर अर्दगान की हुकूमत बनी थी, और यही करप्शन है जिसकी वजह से आज इतने ज़्यादा नुकसान तुर्की के अंदर हुए हैं। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ कि कल अगर इमरान खान आते हैं तो वो भी इन चीज़ों को अपने सामने, वो भी अक्सर का यही मॉडल है जिनको वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि हम बड़ी स्पीड के साथ और यानी तेज़ी के साथ हम एक जगह पे पहुँचेंगे। और तेज़ी और स्पीड के अंदर कितनी करप्शन होती है, कितनी 2 नंबरी होती है। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो ऑलरेडी करप्शन इंडेक्स में बहुत ऊपर है, तुर्की का नंबर आप करप्शन इंडेक्स में देखेंगे तो आपको 47वां 48वां मिलेगा, और पाकिस्तान 147 में या 148वें नंबर पे। तो हमारे यहाँ 2 नंबरी और हरामखोरी की इंतहा है। अगर वहाँ पर इस किस्म का कोई मॉडल कल पाकिस्तान में आता है तो आप खुद हिसाब लगाएंगे पाकिस्तान के अंदर किस कदर बड़ी तबाही होगी। अगर 2.3 मैग्नीट्यूड का भी ज़लज़ला आ गया तो यहाँ पर इमारतें ज़मीन पोस हो जाएंगी, जैसा कि आपने आज़ाद कश्मीर में देखा था, जैसा कि आपने इस्लामाबाद के अंदर देखा था कि 6-6.5 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला आया और 2 बड़ी इमारतें इस्लामाबाद के अंदर ऐसे गिर गईं कि जैसे आप समझेंगे मिट्टी का ढेर। तो ये तमाम चीज़ें हम लोगों के लिए समझना ज़रूरी है, इनको अपने सामने रखना बहुत ज़रूरी है। तुर्की के ज़लज़ले से होने वाले नुकसान, हुकूमत की उसके अंदर कारकर्दगी, करप्शन, मिली भगत, 2 नंबरी, ये तमाम चीज़ें हमें सामने रखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम आइंदा आने वाले अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ बेहतर इक़दाम कर सकें और चीज़ों को उनके सही कॉन्टेक्स्ट के अंदर समझ सकें। तो इसी नुक्ते के साथ जो ये नुक्ता आपको बताना बहुत ज़रूरी था, आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।